जनरेटर के बारे में पढ़ने के बाद हम वीएस कोड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम एडवांस आइडियली पे जाने की हमारी मजबूरी बन गई है ना। तो हम स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट बताते थे, सारे एडवांस आइडियलीज वगैरह बता रहे थे, वो हमने छोड़ दिया था, उस पर काम करना भी छोड़ दिया था, और गिटहब भी मुझे अब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को गिटहब भी बता दूंगा। ठीक है, तो पुरानी बातें भूल गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो क्लास में, है ना। हम बात करने वाले हैं जनरेटर की। ठीक है, जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर हमारा एक साथ सारा डेटा ओवरलोड करने की बजाय वो एक एक करके वैल्यू को देता है। एक ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर यील्ड कीवर्ड रखे, और उस यील्ड कीवर्ड से जो वैल्यूज हो उसको रिटर्न करता रहे, वही है जनरेटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन का नाम काउंटर रख दो। ठीक है, और उस काउंटर के अंदर आर्गुमेंट लो या मतलब फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसमें क्या पड़ता है कि उसके अंदर यील्ड कीवर्ड होना चाहिए। यील्ड वन, यील्ड टू, यील्ड थ्री, यील्ड फोर। ठीक है, रन। अब इस काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल को असाइन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है, जो जैसे प्रिंट फंक्शन है बिल्ट इन के अंदर, उसी तरह से नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है। इसके अंदर आप ए की वैल्यू को पास करो, आपको पहला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आप नेक्स्ट के अंदर बी लिखोगे, सॉरी ए लिखोगे, तो आपको दूसरा वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट के अंदर अगर आप फिर से ए रखोगे तो तीसरा वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट के अंदर अगर आप फोर रखोगे, मतलब ए रखोगे, तो चौथा वैल्यू मिलेगा जो कि फोर है। नेक्स्ट के अंदर फिर से ए रखोगे तो यू विल गेट एरर, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इसको हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर का सिंपल डेफिनेशन है, एक फंक्शन जिसके अंदर यील्ड कीवर्ड होता है, मेमोरी को ओवरलोड होने से बचाता है जब मेमोरी हमारे पास कम हो। ठीक है, ओवरलोड यानी कि ज़्यादा डेटा एक ही साथ ना देके कम डेटा देता है, और एक एक वैल्यू जितनी जरूरत है उतना ही डेटा को लेके आता है बार बार। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर। ठीक है, चलो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम वीएस कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देख लो ये सब फिर से आखिरी बार, है ना, क्योंकि इसके बाद तुम नहीं देखोगे इसको ना, इस प्लेटफॉर्म पर ही, है ना। जितना समझना था सीखना था सीख ले। देखो, डिलीट कुछ नहीं करने वाला हूँ, सब हम गिटहब रेपोजिटरी पे डाल देंगे और वही सब पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो हम आपको वीएस कोड पढ़ाने वाले हैं, हम आपको प्लगइन्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं, एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ाने वाले हैं, मतलब वीएस कोड ओवरऑल कैसे यूज करा जाता है उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं, जैसे आप अपना कोड अच्छे तरीके से कर पाओ, एफिशिएंट तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो देखते हैं। क्योंकि कंप्लेन हो रही थी कि अचानक से सर बहुत टफ हो जा रहा है, मैंने एनाकोंडा, वीएस कोड, गिटहब ये सब शुरू में ही सिखा देता था, तो कंप्लेन ये होने लग गई थी कि कृष्णा जो पढ़ा रहा है उसका अप्रोच टफ। ये कोई नहीं कंप्लेन आया कि पढ़ा नहीं रहा है, वो ये बोल रहे थे कि पढ़ाने में सब कुछ टफ है। लेकिन इंडस्ट्री डिमांड करते, क्या कर सकते हैं, मजबूर है हम, है ना। जो इंडस्ट्री डिमांड करेगी नहीं बताऊंगा तो तुम पढ़ के क्या करो, जॉब ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर अब ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यील्ड सॉरी गिटहब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जरूरी है। क्लाउड सर्विसेज जरूरी है, लेकिन क्लाउड सर्विसेज में बहुत टाइम लगता है, इसलिए क्लाउड सर्विसेज नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब जरूरी है, मैंडेटरी। एपीआई जरूरी है। आप भले ही डेटा साइंस में चले जाओ, लेकिन बंदा आजकल डाइवर्स हो चुका है। डाइवर्स जिसको वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ रही है, वो भी बंदा इसकी तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि डे एंड में उसको एक वेबसाइट को वो सारा काम चाहिए। चैटबॉट लगेगा तो एक वेबसाइट पे लगेगा, उसको ट्रेन करने के लिए एक अलग बंदा रखा जाए, एआई का बंदा रखा जाए, और उसके बाद एक वेबसाइट डेवलपमेंट का बंदा रखा जाए जो उसको इंटीग्रेट करे। तो हेक्टिक है ना थोड़ा सा।
इसी से बचने के लिए लोग जहाँ पे दो बंदों को पैसा देंगे, एक बंदे को थोड़ा बढ़ा के दे देंगे, वो खुश हो जाएगा और काम भी कर देंगे। इसलिए डाइवोर्स लोग ढूंढे जा रहे हैं मार्केट। ठीक है। और डाइवर्सिटी की ही डिमांड भी है। पाइथन से आप लोग सबको पता है कि एआई का काम होता है, लेकिन 1998 के आसपास सी प्लस प्लस से ये काम होता था। बंदे मांगे जा रहे सी प्लस प्लस एआई का काम करने वाले। ठीक है। लेकिन सब चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। दिक्कत वही है ना। एक बंदा पाइथन एआई करके बैठा हुआ है, अब उसको फिर सी प्लस प्लस क्यों, फिर सी प्लस प्लस सीख लेगा, कल को बोलेंगे नहीं हमें तो फिर इस पे चाहिए उस पे चाहिए, कितनी लैंग्वेज सीखेगा। जो भी हो, हम इसको बंद कर दे रहे हैं, इसको भी बंद कर दे रहे हैं। ठीक है। इसको भी बंद कर दे रहे हैं, सब बंद कर दो। तो वीएस कोड एक हमारा प्लेटफॉर्म है, एक तरह का आइडियली एडवांस आईडी। ठीक है। वीएस कोड एक एडवांस आइडियली है, जो कि हमें हेल्प करता है हर तरह के डेवलपमेंट को करने के लिए। इसको बनाने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का एक ही मोटिव था कि हर तरह का डेवलपर हमें यूज करे। क्यों यूज करें, तो अपने कोड को लिखने के लिए। दूसरा, वीएस कोड फ्री है। वीएस कोड को यूज करने के लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं। हर सर्विसेज को यूज करने के लिए फ्री है। पाइचार्म जो है वो पेड है। ठीक है। तो पाइचार्म दो वर्जन में आता है, कम्युनिटी वर्जन में आता है जिसको फ्री ओपन सोर्स भी कहते हैं, दूसरा आता है प्रोफेशनल वर्जन जो पेड होता है। तो एक बंदा वैसे प्लेटफॉर्म पे क्यों जाएगा जो हैवी है। आप सोचो, दो तरह के घर। ठीक है। एक ये घर है, दूसरा ये घर है। आपको रिक्वायरमेंट कितनी है कि आपको एक घर में कितना स्पेस चाहिए। आप सिंगल है तो छोटा स्पेस चाहिए, बहुत बड़ी फैमिली है तो बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, है ना। मतलब एक सिंगल बंदा 10 रूम सेट क्यों लेके बैठे, और एक पूरी फैमिली वाला बंदा एक रूम सेट क्यों लेके बैठे, ऐसा दिक्कत है ना। अगर मुझे मेरे घर में फर्नीचर नहीं चाहिए जैसे, तो मैं क्यों लूंगा। लेकिन एक घर में जब बंदा आ गया यहाँ पे, तो उसको जानबूझ के फर्नीचर दिया जा रहा है, लो यूज करो। हम बोल रहे हैं हम यूज ही नहीं करना, क्योंकि साफ भी तो हमें ही करना है। समझ में आ रहा है। हमारे पे प्रेशर बढ़ रहा है ना कि हमें भी सब मेंटेन करना, टेक केयर करना, अगर ज्यादा एक्सेसरीज होंगी तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन बाईचांस कहता नहीं, हम तो दे के मानेंगे, तुम सब कुछ लो। ठीक है। और वीएस कोड कहता है कि हम तुम्हें खाली घर दे रहे हैं, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम अपने हिसाब से इसको मेंटेन करो, ऐड करो, बस ये। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, ठंडी हो गई यार। अब क्या है कि हम वीएस कोड के बारे में सीख रहे हैं। वीएस कोड के इंट्रो में ही आज की क्लास खत्म हो जानी है। ठीक है। तो मैं वीएस कोड को अन इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो वीएस कोड हमारा अन इंस्टॉल हो गया। अब आप अगर यहाँ पे वीएस कोड लिखोगे तो आपको वीएस कोड गूगल सर्च के द्वारा दिखाई देगा, तो सर्च कर लो गूगल पे, दिख रहा है ना, सर्च करो। तो हमें सर्च नहीं करना, अगर करना है तो कर लो, दोनों आप कर सकते हो। तो यहाँ से हम सीधा क्रोम पे चले गए, गो टू डाउनलोड्स, हम डाउनलोड्स के अंदर आ गए, दिस इज वीएस कोड। ठीक है। अब ये विंडोज का फीचर है जो उसने स्टार्ट में ही सर्च लगा दिया है। आप जो आपको जो चाहिए हम सर्च कर देंगे आपके पीसी में, पहले पहले नहीं मिला आपके पीसी में तो हम फिर कहाँ आपको ले चलेंगे, इंटरनेट पे ले चलेंगे। तो एक अच्छा फीचर है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, तो वीएस कोड जो है वो आपको
तीन प्लेटफॉर्म यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब जानबूझ के आप लोग मानो ना मानो, समझो ना समझो, पावर बीआई जैसा है ना, उसको आप मैक पे नहीं यूज कर सकते। उसके लिए थोड़ा सा उसमें जुगाड़ बैठाना पड़ता है, वर्चुअल बॉक्स इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। लिनक्स में भी नहीं काम करता। पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, लेकिन किसके लिए? जीयूआई वालों के। तो जीयूआई वाले क्या करेंगे? अच्छा सोचो, अगर वो मैक पे नहीं चल रहा है, मैक तो जीयूआई है ना, क्यों नहीं चल रहा है? चलो लिनक्स एक सेकंड को मान लेते जीयूआई नहीं है, लेकिन वो भी जीयूआई पे हो गया है लिनक्स। लेकिन पावर बीआई उसको जीयूआई मतलब कि मैक और लिनक्स के लिए नहीं देता, तो फिर क्यों वो विंडोज के लिए सिर्फ दे रहा है? कि उसकी पब्लिसिटी हो। ठीक है, वो पैसे कमाए। आप जब अपने मशीन को खरीदते हो ना ऑनलाइन जाके, तो आप उसमें $100 विंडोज का सब्सक्रिप्शन देते हो, आपको पता ही नहीं। और वहीं आप उसी कॉन्फ़िगरेशन में लिनक्स वगैरह देखोगे ना, तो सस्ती पड़ेगी, कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक सकती है। ठीक है, क्योंकि जब आप विंडोज डाउनलोड करवाते हो, विंडोज होता है तो उसके साथ कुछ MS ऑफिस भी आ रहा हो, उसके भी तो पेमेंट होंगे। ठीक है, और उसके भी पैसा लगता है, तो 10 हज़ार महंगा हो जाता है। समझदार लोग क्या करते हैं, लिनक्स से लेकर उस पर विंडोज 100 रुपये में चढ़वा लेते हैं, हो गया। सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमें सब चाहिए। अब तुमने खरीद लिया, अब तुम ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो ऐसा नहीं, ऐसे करवा लेते तो सही रहता। अब नहीं बताने का फायदा है ना? हम नहीं बताते हैं। सब पहले इंसान का कट जाने देना चाहिए हमारी तरफ। हाँ? कंपनी वालों को मजबूरी होती है कि उनको पैसा देना। ठीक है, क्यों क्या? कंपनी वालों की मजबूरी होती है कि उनको पैसा देना। आप कंपनी के वेबसाइट या उनके विंडोज पे कभी भी पायरेटेड वर्जन, ये सब वर्जन, वो सब वर्जन नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि कंपनी जब विंडोज सॉरी माइक्रोसॉफ्ट शुरू करेगा ना उनको, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक तरफ तो सबको लपेट लेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगी। और एक इंडिविजुअल पे क्या ही केस करेगा विंडो वो माइक्रोसॉफ्ट आके, अच्छा कृष्णा विंडोज नहीं यूज़ कर रहा, पायरेटेड यूज़ कर रहा है, केस करो इस पे। तो केस लड़ते लड़ते माइक्रोसॉफ्ट गरीब हो जाएगा, है ना? चलो जो भी हो, तो जितने भी CLI के टूल बनाए गए हैं, ठीक है, डेवलपरों को ये फीचर इसलिए दिया जाता है कि वो हर पीसी पे यूज करे, कि वो CLI पे है, अगर नहीं यूज करने को दिया गया तो गुस्से में कहीं अपना ही ना बना डाले। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, एक डेवलपर बहुत खूंखार हो जाता है कभी कभी अपने डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट करियर में उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अब देखो ना तुम, जब पाइथन आई थी तो पाइथन एक इंडिविजुअल बंदा और उसकी टीम बना रहे थे। जब पाइथन ओपन सोर्स हुई तो पाइथन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने दूर किया। तकरीबन 2 लाख लाइब्रेरीज बनाई गई उसकी बात है। तो 2 लाख लाइब्रेरीज पाइथन ने नहीं बनाई, पाइथन वालों ने नहीं बनाया, किसने बनाया? इंडिविजुअल जिनको प्रॉब्लम आई। मैंने एक एग्जांपल दिया होगा शुरू में कि मैं जब कॉलेज में था तो ट्यूबमेट करके एक एप्लीकेशन आता था, जैसे यूट्यूब के वीडियोस डाउनलोड हो जाते थे, क्योंकि तब जियो नहीं था। तो यूट्यूब के वीडियोस देख लेता था मैं SD कार्ड में डाउनलोड करके। तो उसको किसी ने लिखा होगा कोड को। ठीक है, अब मैं उस समय उस कंडीशन में नहीं था कि मैं ये काम करूँ। अब हूँ, अब मैं अपना एप्लीकेशन बना के दे सकता हूँ तो कि ये ऐसे यूज। ठीक है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने 120-30 लाइन के कोड लिखे हैं, उसके आगे तुम्हें 4 लाइन का और कोड लिख के उसको अपना बना लेना होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप स्क्रैच से कोडिंग ना करके ऑन द टॉप कोडिंग करते हो। 2 तरह की कोडिंग भी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, तो आपको लेट से गाड़ी आपको चाहिए, कोई भी गाड़ी। तो या तो आप एक नए डिजाइन को, नए ब्लूप्रिंट को शुरू से लेके बनाओ, या तो जो बनी बनाई है उसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग उसको बनाओ। जैसे जिस कॉलेज में मैं था वहाँ पे एक प्रोफेसर थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक कार बनाई थी। वो कार कार के आधे शेप में थी, जीरो
पॉल्यूशन एमिशन के साथ होती, वो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, वो आधी थी, वो कार लगती ही नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर उसमें आते जाते थे क्योंकि उन्होंने बनाया था, और प्रोफेसर 20-25 साल एक्सपीरियंस था उन्हें, लेकिन बना के घूम रहे थे क्योंकि उनको गर्व था कि मैंने कुछ बनाया है जो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करता। हाँ, नंबर प्लेट नहीं था, ईवी में आ गया ना वो, और वो कंपस में ही चलता था, नहीं वो कंपस में ही चलता था, कोई नंबर वंबर नहीं था, है ना। गूगल पे सर्च करना ना, एएमयू का जीरो एमिशन कार, जो प्रोफेसर होंगे मिल जाएगा। हाँ बस वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बड़ा वियर्ड उसको बनाया था। ओके, ये जो है ना फॉर्मूला का कार उन्होंने भी बनाई है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है जीरो एमिशन कार भी उन्होंने बनाई है, देखा है मैंने, कंपास में घुमाते रहते थे वो। क्या? हाँ देखो देखो, देखना जरूरी है। लोगों ने बनाई है यार, वहां पे फॉर्मूला 1 की कारें भी उन लोगों ने दौड़ाई है रेस ट्रैक, मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के बंदे करते थे, है ना। तो रिसर्च लेवल के बंदे, वो यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उस तरह के लोग हैं वहां पे, बिना पीएचडी, बिना एक्सपीरियंस, बिना रिसर्च के उनको हायर नहीं किया जाता, है ना। लोकल यूनिवर्सिटीज नहीं है। ठीक है, देख लेना, हम भी देखेंगे उसको, ठीक है, ढूंढेंगे, मिल जाएगा। वो कार लगती ही नहीं, आधी कार है, काट दिया है बीच से उसको, ऐसा लगेगा तुम्हें, ऐसी कार है वो, ऐसी कार होती है ना लंबी, उसको बीच से काट दिया, इतना ही कार है वो। इतना ही कार है, वो कार ही अजीब थी, चलती थी तो पता चलता था कि हाँ प्रोफेसर साहब निकले हैं घर। नहीं, कार ही है, कार ही है, कार ही है। चलो, सोचो उस इंसान ने जब बनाया था 2014 के आसपास में था वहां पे, तब मैंने देखा था, अब ईवी आ रही। उन प्रोफेसरों का दिमाग देखो, हंसना बहुत आसान है लेकिन उन प्रोफेसरों तक सोचना बड़ा मुश्किल। ठीक है, चलो। तो ये विंडोज 10 11 के लिए डाउनलोड होगा, 32 बिट के लिए नहीं होता है VS कोड, याद रखना। तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आपका है तो सॉरी, उसके लिए नहीं डाउनलोड। हाँ, विंडोज 7 पे भी नहीं है शायद, सॉरी 32 बिट के लिए है लेकिन विंडोज 7 या 10 से नीचे के लिए नहीं है, देखो। नहीं, एक एक स्टूडेंट का था, नहीं हो रहा था डाउन, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट पे उसको करने की कोशिश करी, उस पर भी नहीं है। ठीक है, चलो डाउनलोड करो इसको। डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, दिस इज लाइक 89 MB का फाइल, ये एक बस तुम्हारा आईडीएल है, एडवांस आईडीएल, दैट्स इट। ठीक है, इसको ओपन कर लो, अग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डाउनलोड करने नहीं देगा, नेक्स्ट करना, इस पाथ पे वो जाकर स्टोर होगा VS कोड। ठीक है, फिर से नेक्स्ट करना, नेक्स्ट, और इन सबको चेक कर लेना, इसको चेक करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं चेक्ड होगा तो चेक कर लेना। ये पाथ है जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके अपने आप को एडजस्ट करता है और CPU को बताता है, यानी कि विंडोज को बताता है कि नाउ यू हैव VS कोड इंस्टॉल, यू कैन यूज इट यूजिंग योर CMD। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। देखो, बदतमीजी उतनी करो जितना मैं टॉलरेट कर पाऊँ, मुझे भी दिख रहा है, मुझे पता है, पहली बार नहीं कर रहा हूँ, तुम सीखने आए हो, मैं नहीं। बदतमीजी उतनी करनी चाहिए ना जितना मैं टॉलरेट कर पाऊँ। मैं अगर अपने पे आ गया ना तो क्लास में बैठने सच में नहीं दूंगा, और ये पहली बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। मैं सबको कह रहा हूँ जिसने बोला है, तो बदतमीजी उतनी ही करो मेरे साथ
जितना मैं टॉलरेट कर पाऊँ, तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारा ट्रेनर हूँ। इतना स्मार्टनेस है ना, तो आके बैठ जाओ, पूछ लेता हूँ जो पुरानी चीजें पढ़ाई है, कुछ नहीं आ रहा होगा। नालायक सब। VS कोड में चलते हैं। VS कोड को लॉन्च कर रहे हैं। आज ही मैं VS कोड को फिर से इंस्टॉल करवाया था। तो मैं फिर से इसको एक नया विंडोज एक इंटरफेस के साथ खोलता जैसे ये नॉर्मली खुलता है। ठीक है। ये फाइल सिस्टम वीकलेस 2 PM में मैं इसको आज बता रहा था। तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक नया फाइल ले आता हूँ। तो न्यू विंडोज पे हम क्लिक करेंगे, फाइल सिस्टम में जाके न्यू विंडो, तो ये पुराना वाला सब हट जाएगा और नया आ जाएगा। तो पुराना वाला हटा नहीं है, पीछे है, इसको क्लोज कर दो, बंद कर दो, ये नया वाला ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है न्यू फाइल। ठीक है। न्यू फाइल का मतलब होता है कि आप नया फाइल बनाओ। VS कोड हर तरह के फाइल सिस्टम को ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। ठीक है। C++ की फाइल चाहिए तो .cpp लिखना पड़ता है। ठीक है। सी की फाइल चाहिए तो .c लिखना पड़ता है। जावा की फाइल चाहिए तो जावा लिखना पड़ता है। अगर तुम्हारा HTML का फाइल है तो HTML लिखो। XML का फाइल है तो XML लिखो। बोल अब इसके बाद। बोल XML WML क्या होता है? XML WML क्या होता है? क्या होता है XML और WML? बता रहा था ना अभी जावा पे। बता रहा था ना। बताना आगे। ज्ञान अधूरा होता है ना, तो ऐसे ही हिलते रहता मटका, इधर उधर इधर उधर। पाइथन का .py, जुपिटर लैब का IPYNB। ठीक है। गूगल कोलैब भी जुपिटर की फाइल को सपोर्ट करता है। वो एडवांस वर्जन है जुपिटर का। ठीक है। जो इंटरनेट पे चल रहा होता है, हमारी रैम की जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हम वहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा एक अज्योर डेटा ब्रिक है। ठीक है, जो क्लाउड सर्विसेज में आती है। अज्योर डेटा ब्रिक, ये बहुत प्रोमिसिंग फील्ड है अज्योर सर्विसेज का, यानी कि क्लाउड सर्विसेज का। ठीक है। तो अज्योर डेटा ब्रिक वेरी प्रोमिसिंग एक फील्ड है जहाँ पे हम अज्योर क्लाउड से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर भी हम रैम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं। यहाँ पर 15.2 GB रैम हमारी फ्री में मिलती है। ठीक है। और ये पहले जावा के लिए थी, स्केलेबल लैंग्वेज, स्काला जिसको कहते हैं, स्केलेबल लैंग्वेज जो जावा के ऊपर बनी हुई है, उसके लिए बनी हुई थी। तो ये सब चीजें जो है एक प्रॉमिसिंग सेगमेंट है क्लाउड में, इनको सीखना चाहिए। मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आप कभी एक्सप्लोर करके इसको सीख, क्योंकि सीखना जरूरी है। ठीक है। तो मैंने जैसे बता दिया, कहते हैं ना स्पार्क होना चाहिए, स्पार्क होगा सीख लोगे तुम। ठीक है। सर्च करके सीख लोगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं। पता ही नहीं होगा तो सीखोगे कहाँ से? ठीक है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे PC का रैम 8 GB 16 GB है। मैं कह रहा हूँ फ्री में 15 GB मिल रहा है, तुम यूज करो ना। नेट तो है ही तुम्हारे पास, यूज करो। ठीक है। लेकिन पता होगा तब तो। गूगल ड्राइव पे ही बनता है ये। ठीक है। क्लाउड जो देता है 12.67 GB देता है। हाँ, वो भी तीनों तरीके के। T4 सेक्शन उसमें लॉन्च हुआ है GPU का। ठीक है। कंप्यूटर का क्लाउड नहीं होता। कोई क्लाउड नहीं होता कंप्यूटर में। वो ड्राइव है जीमेल का।
जीमेल का ड्राइव है, उसको भी क्लाउड एक तरह का कहता है, लेकिन वो S3 बकेट की तरह कुछ होता है। अब S3 बकेट क्या होता है, AWS में जाकर पढ़ना, स्टोरेज के लिए यूज होता है। ठीक है। क्लाउड सर्विसेज का मतलब बहुत आसान है, थोड़ा सा सुन लो उसके बारे में। जैसे मान लो कि मुझे घर से यहाँ ऑफिस आना है, आई नीड अ कार लेट्स से, है ना। तो मैं कार से ऑफिस आना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो चीजें कर सकता हूँ। या तो मैं कार को हायर करूँ, या तो कार खरीद लूँ। कौन सा अप्रोच आसान है? हायर करना। कुछ वो चार्ज लेगा, 100 रुपीज के आसपास मेरे घर से यहाँ तक के लिए, 2 किलोमीटर्स का इतना चार्ज बनेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो ये आसान है। इसमें जो भी रिस्क है उस कार में, यानी कि कार पंक्चर हो जाए लेट से, कार कहीं पे जाके बैंग हो जाए, कुछ भी हो जाए कार के साथ, आई डोंट केयर कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ क्या केयर करूंगा उसकी, कि मेरा डेस्टिनेशन आया कि नहीं, मेरा काम हुआ कि नहीं, बस इतना ही केयर करना है। ठीक है। तो क्लाउड सर्विसेज भी कुछ ऐसी ही होती है। क्लाउड को अगर एक लाइन में मेंशन किया जाए, जो हमारी बात हो रखी है, मेरे अंकल जावा आर्किटेक्ट है, मैंने बताया था, तो उनसे जो बात हो रखी है, तो उन्होंने बताया था कि क्लाउड के बारे में जब हम पूछते तो लड़के घुमाने लगते, लेकिन डेफिनेशन एक ही लाइन का है। पे एज यू यूज सर्विस कॉल्ड क्लाउड। जितना तुमने यूज किया है उतना ही पे करो, यही है क्लाउड। ठीक है। तो क्लाउड में सर्विसेज क्या होती है उसको थोड़ा देख लेते हैं। सर्विसेज जो है, रुक जाओ अभी, अभी रुक जाओ। जो सर्विसेज होती हैं, लेट्स से अभी जब ओला पहली बार आई थी, दे प्रोवाइड कार, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग ऑटो, दे आर प्रोवाइडिंग बाइक। ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग सुपर कार ऑल्सो। तो वो सर्विसेज उनकी बढ़ गई है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसी तरह से जब क्लाउड सर्विसेज लॉन्च हुई थी ना, तो क्लाउड सर्विसेज स्टोरेज के लिए सिर्फ लॉन्च हुई थी, कि अपना डेटा आप कहीं एक सेफ जगह पे रख लो। ठीक है, बस ये था। अब क्या हो गया है कि आप चाहो तो कंप्यूटर एक ऑनलाइन हायर कर लो, क्योंकि आपके पीसी का रैम उतना नहीं है, मेमोरी उतना नहीं है। एक आईटी टेक्नीशियन आपको हायर करना पड़ता है जब भी कोई बग आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको फिक्स करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, नेटवर्क चला गया तो नेट के लिए प्रॉब्लम। तो अब इन क्लाउड सर्विसेज में ये सारी चीजें अपने से दी जाती हैं उनके द्वारा। आपको नेटवर्क एडमिन का पैसा नहीं देना, सिस्टम इंजीनियर का पैसा नहीं देना, किसी का पैसा नहीं देना। आप सिर्फ एक ऑनलाइन कंप्यूटर हायर करो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए कि आपको 100 GB रैम चाहिए, लेकिन 100 GB रैम का पीसी आप लेने जाओगे, बहुत महंगा पड़ेगा। 100 GB जीपीयू लेने जाओगे तो 8 GB जीपीयू 58,000 का है। एनवीडिया RTX, एनवीडिया डोमिनेंट है इनमें। ठीक है। तो 100 GB लेने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। गूगल तुमको 12.67 GB जीपीयू फ्री में दे रही है। ठीक है। ओके, छोड़ो, हम अपने इस फाइल पे आते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि कुछ सर्विसेज है। स्टार्ट, स्टार्ट में हम न्यू फाइल्स बना सकते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। हम न्यू फाइल बना सकते हैं, वो फाइल किसी भी तरीके की हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा। एक्सटेंशन डिफाइन करेगा कि किस तरह की फाइल। दूसरा, ओपन फाइल। अगर तुम्हारा फाइल ऑलरेडी कहीं पे है, पाइथन की फाइल तुमने लेट से बना रखा है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो तुम उसको ओपन कर सकते हो VS कोड में। ठीक है। और वो खुलेगा और प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद से है ओपन फोल्डर। अगर किसी फोल्डर के अंदर तुम्हारी सारी फाइल्स रखी हो, या कोई एक फाइल रखा हुआ, तो आप उसको भी ओपन कर सकते हो। याद रखना, अभी हमने जो जुपिटर लैब पे पढ़ाई करी थी, उस जुपिटर लैब के अंदर जो चीजें रखी हुई थी, सारी सारी फाइल्स रखी हुई थी, उन सबको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गिटहब रेपोजिटरी का ये सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया गया है। गिटहब का ये सिंबल है। ठीक है। तो गिटहब आना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अगर आप काम करोगे, एक टीम में काम करोगे, तो कोई आपके पीसी तक बार बार नहीं आएगा ये देखने के लिए कि आपने काम खत्म किया कि नहीं, कि वो काम शुरू कर पाए। तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्लाउड सर्विस पे जाके देखेगा कि वो काम उसने खत्म किया कि नहीं। अगर नहीं खत्म किया, ऑफिस में, इंडस्ट्रियल जोन में ईमेल ईमेल खेला जाता है। ठीक है, कोई काम नहीं किया तो ईमेल खेले जाने का मतलब कि कंप्लेन भी होगा तो ईमेल, रिक्वेस्ट भी होगा तो ईमेल, डिमांड भी किसी चीज की करी जाएगी तो ईमेल, छुट्टी की भी करिएगा तो ईमेल। तो उसी तरह से डेवलपमेंट के अंदर सब तरह का ईमेल ईमेल चलते रहते हैं। तो उसका एक एविडेंस भी देना पड़ता है, तो स्क्रीनशॉट ले लेते कि बंदे ने काम नहीं किया है, मैं इसके आगे कैसे कोडिंग करूं। अब मान लो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट तीनों मिलकर काम कर रहे हैं एक वेबसाइट पे, तो HTML के बंदे ने HTML का कोड ही नहीं लिखा तो CSS का बंदा कहाँ से कोड लिखेगा उसको ब्यूटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो CSS का बंदा कंप्लेन करेगा HTML वाले पे। जब इन दोनों ने काम नहीं किया तो जावा स्क्रिप्ट वाला कंप्लेन करेगा कि मैं डायनेमिक कैसे करूं इन सब चीजों को, जब इन लोगों ने कोड ही नहीं किया। तो बात समझ में आ रही है? तो ये गिटहब की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। सब एक दूसरे पे नजर रखते हैं और इन सब पे नजर रखने वाला बंदा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, क्योंकि सबको मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, पूरी टीम मिलकर काम करती है एक प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो। तो गिटहब सीखना इसीलिए जरूरी है, मैं सिखाऊंगा पूरा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारी फाइल सिस्टम दिखाई देगी। अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन आएगा, आ रहा है। तो वो फोल्डर चूज करना जिसमें तुम काम कर रहे थे ऑलरेडी, जो जुपिटर लैब पे खुल रहा था। तो वो फोल्डर कहाँ रखे हुए थे, इस पे क्लिक करना पड़ेगा हमें। क्लिक करोगे तो क्लास ऑन गिट तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। देखो क्लास ऑन गिट है ना, इसके अंदर तुम्हारी फाइल कौन सी थी, ये वाली थी वीकडेज 5। और इसके अंदर इस फोल्डर को तुम्हें सिर्फ सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट फोल्डर आ रहा है ना, इसके अंदर जितने कोड थे वो सब दिखाई देंगे, दे रहे हैं दिखाई। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, लोगों को ये समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता कि ये एक आइडियली है। ये कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं अपने अंदर होल्ड करके रखे हुए है जो बहुत भारी हो, जिससे लोग समझते हैं ना कि जैसे पाइथन है, पाइथन 24 MB का एक सेटअप है। ठीक है, VS कोड कितने का था, 89 MB का। ठीक है, उसी तरह से तुमने कोई और सेटअप इंस्टॉल किया तो उसका भी कुछ साइज होगा, है ना। लेकिन लोग सोचते कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। लोग सोचते हैं कि ये जो पोर्शन है ना, यही सेटअप को इंस्टॉल करके ले आता है। किस तरह का, तो बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब तुम आओगे और इस पे जाओगे, ठीक है, तो हम देखो एक फाइल बनाने वाले, पहले यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे एक हम पाइथन की फाइल बनाते हैं। ठीक है, ये हर तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। देखो ये जुपिटर लैब की फाइल थी ना, .ipynb लिखा हुआ है यहाँ पे, 3.ipynb। जुपिटर लैब की भी फाइल को सपोर्ट कर रहा है और यही हमारा सपोर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नया फाइल बनेगा। नया फाइल जो बन रहा है उसका नाम हम दे रहे हैं, लेट्स से test.py। ध्यान से देखना, इसके आगे का सिंबल बदलेगा। ठीक है, py बन गया पाइथन। सी लिखूंगा तो C++ लिखूंगा तो C++। ठीक है, जावा लिखूंगा तो जावा। ठीक है, HTML लिखूंगा तो HTML, ये डायनेमिक है। ठीक है, एक गिटहब के अंदर MD नाम का फाइल बनता है, readme.md। MD का एक्सटेंशन भी ये सपोर्ट करता है, हर चीज को ये सपोर्ट करता है। XML का फाइल सपोर्ट करता है, दिस इज XML फाइल। WML, एक सेकेंड, WML का नहीं कर रहा है शायद, देखते हैं। फिर उसी तरह से तुम्हारा डार्ट का भी ये सपोर्ट करेगा, ये डार्ट का है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का भी सपोर्ट करेगा, JS। CSS का सपोर्ट करेगा, CSS। .NET का सपोर्ट करेगा, नेट। क्या होता है, शार्प होता है। .NET पे चेक करना पड़ेगा क्या एक्सटेंशन, उसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, शार्प होता है सर, सी होता है, शार्प होता है, यस। देखना देखना पड़ेगा। तो देखो मैं पाइथन की फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, एंटर। अब पाइथन की फाइल कैसे दिखेगी, शेल तो नहीं होता ना उसमें, एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है।
जो पाइथन एक्सटेंशन से चलता है। इसके अंदर हम लिखते हैं अपनी बातों को, लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखो, मैंने अभी बोला कि ये जो VS कोड है ये तुम्हारा एक सेटअप है आइडियली का, दैट्स इट, नहीं है इसके अंदर पाइथन वाइथन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर पाइथन का कोई सेटअप नहीं है। क्या होता है कि जब आप इसको चला रहे होते हो ना, तो आपके पीसी में इंडिपेंडेंटली क्या रखना पड़ता है आपको, एक सेटअप जिसको हम IDLE कहते हैं। वही सेटअप है जो पाइथन का सेटअप शुरू में इंस्टॉल करवाया था, ये आपके पीसी में है पैरेलली। और ये है VS कोड। इसके अंदर से एक एक्सटेंशन ऐसे निकला हुआ है जिसको हम प्लगइन टाइप कुछ कह रहे हैं, इसके अंदर ये नहीं है। तो ये जो सेक्शन है इसी तरह के एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए बनाया गया है। अब क्योंकि आपको पाइथन चलाना है तो किसका सेटअप चाहिए होगा, किसका प्लगइन चाहिए होगा आपको, जो इससे कनेक्ट हो जाए इस पाइथन से, पाइथन का ही प्लगइन चाहिए होगा। तो प्लगइन का नाम है पाइथन। लोग समझते हैं कि सेटअप ही डाउनलोड कर लिया उससे, ऐसा नहीं होता। प्लगइन आप डाउनलोड करते हो यहाँ, प्लगइन कह लो, सॉकेट कह लो, एक्सटेंशन कह लो, सब सेम। ठीक है, ड्राइवर कह लो, सब सेम। चलो, तो जब आप यहाँ पे जाते हो, इसका नाम एक्सटेंशन से देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आपको लिखना होता है पाइथन, क्योंकि आप पाइथन के सेटअप को डाउनलोड करने वाला, नेट ऑन रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहला आ रहा है ना आपका, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे भी इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर इंस्टॉल्ड होगा ऑलरेडी तो नहीं लिखा हुआ आएगा। तब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर में लिखा हुआ आएगा कि अनइंस्टॉल करो या डिसेबल करो, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, चल रहा है। ठीक है, चलो इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखोगे, पाइथन सॉरी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इस पे क्या लिखा हुआ है, ये डॉट लगाया हुआ, ऊपर भी डॉट है। इसका मतलब होता है कि ये फाइल में जो भी तुमने चेंजेस किए वो सेव नहीं हुई है अभी, तो तुम्हें सेव करना पड़ेगा। और सेव करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है, Ctrl+S। जैसे ही ये करोगे तो ये हट जाएंगे दोनों, हट गए। अब तुम्हें इसको चलाना है।